हम भारत के लोग ये दृढ़ संकल्प करके कि भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निर्माण किया जाए, समस्त नागरिकों को प्रदत्त करते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की समानता, स्तर एवं अवसर की तथा उन सब में बढ़ाते हुए भ्रातृत्व की भावना तथा आश्वासित करते हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता हेतु हमारी संविधान सभा में आज नवंबर 26, 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। नमस्कार मेरे अधिवक्ता साथियों और मित्रों, सीखने और सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के भाग में हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक सीनियर अधिवक्ता महोदय से मुलाकात के कुछ अंश। तो आप फुर्सत के समय में क्या करते हैं? कानूनी किताबों का अध्ययन और ये अपनी पोती के साथ खेलना, और जो समाज सेवा थोड़ी बहुत हो जाती है वो करते हैं। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। आज हम बैरसिया के प्रसिद्ध वकील एवं समाज सेवी श्री हनीफ खान से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें आज हम उनके अनुभवों को युवाओं के साथ शेयर करेंगे। सर नमस्कार। सर मैं आज आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आपने जो प्रोफेशन चुना है, आप उस समुदाय से आते हैं जहाँ पर इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता है, तो फिर आपने ये वाला प्रोफेशन ही क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है आज के परिस्थिति में, आज के हालात में बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में इसको इसलिए सही नहीं माना जाता कि लोगों का ऐसा ख्याल है, सोचना है कि वकील लोग झूठ बोलते हैं और इस्लाम धर्म जो है झूठ बोलने वालों को मंजूर नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। वकील साहिबान बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। वकील जो है वो अपना कर्तव्य जो पक्षकार के प्रति होता है उसे पूरा करता है। दायित्व होता है पक्षकार जो बात लेकर आता है, वकील उसको कानूनी तौर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। मैंने ये प्रोफेशन जो चुना वो इसलिए चुना कि सीहोर के अंदर मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था। जी। वहाँ से एक वकील साहब जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं सुल्तान अहमद साहब, वो निकलते थे। मैं उनको रोज़ निकलते हुए देखता था। जब वो निकलते थे तो उनके साथ एक मुंशी जी बस्ता लिए हुए आगे आगे चलते थे और 25-30 पक्षकार उनके पीछे पीछे चले जाते थे। जाते में भी देखता था मैं, आते में भी देखता था। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतनी भीड़ एक आदमी के साथ क्यों है। तो कौतूहल बच रहा, ठीक है पढ़ते रहे। ग्रेजुएशन करा तो मेरी लग गई नौकरी लगने में 2 साल तक मैं नौकरी में रहा। कहाँ नौकरी करी है आपने? मैं पटवारी बन गया था तहसील में। तो 2 साल तक शामपुर में मैं पटवारी रहा। फिर मैंने तब भी देखा कि कोई वकील साहब आते थे तो अकेले नहीं आते थे, उनके साथ 2-4-10 आते थे। तो मेरे मन में आया कि यार सब चीज़ों से अच्छा, मैंने नेताओं को भी देखा, डॉक्टरों को भी देखा, व्यापारियों को भी देखा। मेरे मामू वहाँ पर बहुत मशहूर आदमी थे, एक होटल चलाते थे, वो उनको भी देखा। लेकिन वकील को देखा कि यार इसके पास तो आदमियों की भीड़ लगी रहती है। तो मेरे को ये प्रोफेशन जो है तब भी अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैं बैरसिया आया, 71 में बैरसिया आया, LLB पूरा नहीं हुआ था मेरा, तो मेरे पिताजी जो है बैरसिया आ गए यहाँ नौकरी में। तो जब यहाँ आया तो यहाँ देखा मैंने शंकर दयाल साहब सक्सेना और हाफिज सुलेमान साहब और दारा शाह साहब और RD दुबे साहब और गिरजन सक्सेना, इन लोगों को देखा कि इनके साथ भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बाजार जाते थे चौपड़ में, अदालत के सामने से गुजरते थे हम। जब भी देखा वकीलों को घर के सामने भीड़ लगी है, आते हैं तो एक भीड़ लेके आते हैं। तो मुझे यहाँ भी अच्छा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। विधायक जी आते हैं, उनके साथ कोई भीड़ नहीं रहती, लेकिन इनके साथ बहुत भीड़ रहती है। तो इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। आप सुल्तान अहमद साहब से मोटिवेट होकर इस प्रोफेशन में आए, आपको काफ़ी अच्छा लगा कि उनके साथ भीड़ हो रही है। पर आज जब मैं देखता हूँ या बैरसिया में देखते हैं अपन, तो नए लोग इस प्रोफेशन में क्यों नहीं आना चाहते हैं? जबकि अपन देखते हैं कि कोई डॉक्टर है जिसने MBBS कर लिया तो वो डॉक्टर ही करेगा, कोई भी जिसने कर लिया वो इंजीनियरिंग करेगा, पर हर LLB करने वाला अपने प्रोफेशन में क्यों नहीं आता? क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि काम जो है
नए लोगों को नहीं मिलता। और काम नहीं मिलने की वजह क्या है कि आम जन में और जो लिटिगेंट्स हैं जी। उनमें ये बात आ गई है कि अपन बड़ा वकील, सीनियर वकील, अच्छा वकील जिसका काफ़ी नाम है, जो काफ़ी चल रहा है, उनको करें। इस वजह से लोग कम आते हैं, तो उससे घबराते हैं लोग, उससे घबरा के नए लोगों को काम कम मिल रहा है। अच्छा, क्या यही वजह है कि कोई नया व्यक्ति आता है, नया स्टूडेंट आता है, वो 1-1.5 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो अपने आप को इस प्रैक्टिस से विड्रॉ कर लेता है? अपन इतना भी नहीं कमा पाते कि अपन अपना परिवार, घर परिवार चला सकें, बच्चों को पाल सकें, तो फिर ऐसा धंधा करने से क्या फ़ायदा। ऐसे धंधे में जाएं जिससे कि अपन अपना परिवार, अपना घर, अपन अपने आप को संभाल सकें। तो वो आजकल वकालत में जो कमी है वो इस बात की कमी है, जबकि वकालत का व्यवसाय जो है, इस व्यवसाय से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आप अपनी इच्छा से केस लेते हो, जब आपको अच्छा लगता है तब आप न्यायालय जाते हो, जब आपका मन नहीं होता नहीं जाते। और किसी प्रोफेशन में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं तो इन सब के पीछे जो नए लोग भाग रहे हैं, तो आप सीनियरों का इसमें कोई वो आप मोटिवेशन या उनको कोई प्रोत्साहन इस तरह का नहीं करते हैं कि वो वापस से प्रैक्टिस में लगे? नहीं, लोग जो है आज के वो तत्काल प्रभाव से ये चाहते हैं कि मैं भी इनके मुकाबले में बड़ा वकील बन जाऊं, मेरी आय भी जो इनको होती है उतनी होने लगे। वो एक हम लोगों में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एकदम वकालत में आते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं। हम इसमें नहीं उलझते कि हम पहले सीखें। मिसाल के तौर पे मैं आया, मुझे कुछ नहीं आता था। हाँ। जब कुछ नहीं आता था तो अब किसी के पास मुझे सीखना पड़ेगा। तो मेरे पिता जो थे वो मुझे लेके गए किसके पास, शंकर दयाल सक्सेना साहब के पास। वो यहाँ एमएलए भी रह चुके हैं, जी जी। बहुत ही अच्छे सिविल के वकील थे। उनके पास ले गए तो वो बोले कि बेटा तुम एक काम करो, तुम सुबह 8 बजे आ जाना। बिल्कुल। अब मैं क्या समझा कि ये मुझे सिखाएंगे, इसलिए 8 बजे सुबह बुला रहा। हाँ। मैं अपने भैया कोट पहन के वो टाई बांध के चला गया उनके यहाँ 8 बजे, तैयार होके वो निकले बाहर, चलिए ठीक है साहब। मैं उनके पीछे पीछे, वो मुझे दारा शाह साहब के ले गए, वहाँ चले गए, उनसे परिचय करवाया मेरा। मैं नहीं पहचानता था, वो भी मुझे नहीं पहचानते थे कि ये साहब हफीज़ पटवारी साहब का लड़का है, इसने LLB कर लिया है और वकालत की सनद भी ले आया है, आप इसको सिखाइए। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने पास न रखकर आपको दारा साहब के पास मुझे डेप्यूट कर दिया। मैं चला गया साहब वहाँ। ठीक है, 2-4 दिन बाद हमारे सुभाष चंद्र जैन साहब आ गए। जी जी। तो अब हम हो गए 1 से 2। बिल्कुल। अब आता दोनों को कुछ भी नहीं था। 2 परेशानियां थी हमें। हमको हिंदी और अंग्रेजी आती है, सुभाष बाबू को हिंदी अंग्रेजी आती है, और दारा शाह साहब को ना तो हिंदी आती ना अंग्रेजी आती। लिखने की परेशानी, बोलने की परेशानी, उन्हें सिर्फ उर्दू आती है। वो उर्दू में काम करते थे पहले? क्या यहाँ पर उर्दू में होता था काम? नहीं, हमारे सामने हिंदी में ही था। हमारे सामने जब हम वकालत में आए थे, दारा शाह साहब हिंदी में ही लिखते थे। अच्छा। तो लेकिन वो जो लिखते थे, अलग से नोट्स बनाते थे, वो सब उर्दू में करते थे। तो हम लोगों के साथ ये परेशानी थी। तो फिर उन्होंने हम लोगों को, एक मुंशीलाल गुजराती साहब उनके रजिस्टर्ड क्लर्क थे, जी जी, जो बाद में उन्होंने नौकर रखा के बड़े ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुए, बेरसी की शान बने, फर्स्ट क्लास सिविल सर्विस में से रिटायर्ड हुआ। तो साहब उनने हमें आवेदन लिखना कि माफ़ी हाजिरी का आवेदन ऐसे लिखा जाता है, उनने हमें सिखाया साहब हिंदी में। और दारा साहब कोर्ट ले जाते थे, बहस में पूरे टाइम खड़ा करते थे। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग उनके वहाँ न्यायालय में जाने से सीखी हम। सर, जैसे नए लोगों से हमने बातचीत की तो वहाँ उनके अनुभव ये कहते हैं कि सीनियर हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ना तो हमें कोई स्टाइपेंड देते हैं, ना हमें प्रैक्टिसिंग में ले जाते हैं, ना मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करते हैं। सालों तक हम घिसते रहते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो इस प्रोफेशन से पीछे आते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 90% वकील साहबान की पोजीशन जो है ये है कि वो किसी जूनियर को 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। पूरा पैसा, मेहनत जबकि पूरा जूनियर करता है, सीनियर खाली बैठे रहते हैं, सब काम जूनियर करता है। कोर्ट में भी जूनियर जाता है, गवाही भी जूनियर कराता है, फाइल भी जूनियर बनाता है, लेकिन उसको रिस्पांस बस ठीक है, टेबल पे चाय बुला लो वो पी लेता है वो। बाकी उसको ये भी नहीं है कि भाई तू पेट्रोल कहाँ से ला रहा है,
कोई परेशानी है तेरे कहाँ से हो रही है, कैसे पूरी करेगा, ये कभी नहीं करते। इस बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना युवाओं चाहेंगे को कि ये क्या संदेश- करना चाहिए उनको? युवाओं को ये है कि जैसे मान लीजिए टेबल कुर्सी का तो मध्य प्रदेश सरकार 12,000 रुपये दे रही है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। 12,000 रुपये टेबल कुर्सी कुछ किताबों के लिए शासन एक 2012 से एक स्कीम है अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार की। शिवराज सिंह जी चौहान ने जो है वो स्कीम चालू करी और हमारे बेरसी वकीलों को भी मिल रहा है। अच्छा, अभी आगे जाए फॉर्म भरेगा है 2012 के बाद के जितने वकील हैं सबको मिलना। हमारे कपिल शर्मा को मिला, जी जी। भाई कपिल शर्मा को भी मिले पैसे। नया वकील प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसे किस तरीके की तैयारी करना चाहिए, कैसा उसको आप लोग उसका क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, इस बारे में भी हमें थोड़ा बताएं आप। नए जो लोग आते हैं LLB करके उनको जो न्यायालयीन ज्ञान है वो नहीं होता, जी लेकिन आजकल एक नियम बन गया है कि जैसे ही अपन LLB में पहुंचे तो किसी भी वकील के साथ अपन अटैच हो गए और न्यायालय जाने लगे। जी तो एक जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो आज का स्टूडेंट है वो न्यायालयीन प्रक्रिया सीख रहा है। और जो नेशनल लॉ कॉलेज है जी जी वो उन लोगों से कहते हैं कि नहीं बिल्कुल आप जाइए कोर्ट, पूरे टाइम कोर्ट जाइए, कोर्ट की गतिविधियां देखिए, तो वो भी न्यायालय भेज रहा है। तो आजकल जो है किसी भी वकील के पास 4-4, 6-6, 8-8 भोपाल के अंदर नए वकील काम सीख रहा है, बाद में वकील बन जाते हैं। तो वो क्या है कि 4-4, 5-5 साल जब आप रोज सीखोगे जी तो आप एकदम से इन प्रैक्टिकली आप पहले दिन खड़े हो सकते हो, एकदम से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सहारे की। तो आप दावा भी लिख सकते हो, गवाह से जिरह भी कर सकते हो, अंतिम बहस भी कर सकते हो। इतने सक्षम जो हैं आज के जो बन रहा है वो सक्षम वकील बन रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो कर रहा है 5 साल का कोर्स, जी लेकिन जो 3 वर्ष का कोर्स था उसमें एक परेशानी थी। जी। इसलिए 1965-66 से लेके 1970 तक जी जी स्टेट बार काउंसिल ने एक नियम बना दिया था कि आपको 1 साल तक किसी भी सीनियर के साथ रहना पड़ेगा, जी जी। और जब आप प्रमाण पत्र देंगे उसके उसके साथ बाद ही रहने का तो ही आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। जिस समय आपने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी उस समय आपको कैसा अनुभव रहा? पहला जब भी आपने केस लड़ा उस समय क्या आपको डर या भय, हिचक इस तरह की कुछ फील हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैं LLB फाइनल में जब था तब भोपाल में अवध नारायण सोनी साहब एक एडवोकेट हैं, उनके साथ उनके ऑफिस में मैं जाता था, क्योंकि वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे कलेक्ट्रेट में और तहसीलदार रह चुके थे। जी। मेरे फादर पटवारी थे, तो इस वजह से मैं उनके संपर्क में आया, उनके यहाँ जाता था, उनके यहाँ मैंने काम देखा, वो मुझे कोर्ट भी ले जाते थे, तो मेरा भय जो था वहाँ निकल गया। अच्छा, एक किसी नए वकील को अदालत में किस तरह उपस्थित होना चाहिए, थाने कैसे जाना चाहिए, या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह की अपने को उपस्थिति देनी चाहिए जिससे उससे की डिग्निटी बनी रहे और काम भी उसे वहां से मिल सके? देखिए मैंने जो सीखा है, RD साहब थे यहाँ, जी जी अधिकारियों से संबंधित अच्छे उनके व्यवहार थे, अधिकारी लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे। तो उनको मैंने देखा कि वो किसी अधिकारी के घर नहीं जाते थे जी जी और ना किसी अधिकारी के बुलाने पे वो जाते थे। जिसको आना होता था वो उनके घर आता था, घर पे आता था, मान सम्मान के साथ उसको बिठाते थे और जो भी राय उन्हें लेना होती थी वो घर पे लेते थे। जी तो मेरे मन में भी ये बन गया कि हम क्यों किसी के पास जाएं, उन्हें गरज होगी वो हमारे पास आएंगे। बिल्कुल कभी थाने नहीं गया मैं, बिल्कुल। तो वो एक सीनियरों से जी जी सीखा जाता है। हमारे टाइम में सीनियर जो थे बड़े अच्छे थे, बड़े योग्य थे, बड़े नामी व्यक्ति थे। आज के दौर में सीनियर जो हैं वो ऐसे सीनियर हैं कि अभी मान लीजिए हमारा विधायक आए, वो कहे कि रेस्ट हाउस से जाओ, हम जी। दौड़ते हुए चले जाएंगे, जबकि हमें नहीं जाना चाहिए। वो डिग्निटी समाज मेंटेन के नहीं कर रहा है अंदर अपनी। हमारी बहुत बड़ी डिग्निटी है, समाज हम पे विश्वास करता है, हमारा लिटिगेंट्स का जो क्लाइंट्स है वो हम पे विश्वास करता है। अगर हम एक विधायक के काल पे वहाँ चले जाएंगे अपना न्यायालयीन कार्ड छोड़ के, तो उसके बीच में उसके मन में क्या आएगी कि हम कमज़ोर हैं, विधायक के सहारे हैं। तो हमें किसी का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। सुनने में ये आया है कि कुछ वकील
ऐसे व्यवहार बनाते हैं तो सारे केस एक तरफा ही जाते हैं, और जो जिन लोगों के पास आने चाहिए, नए लोगों के पास या सीनियर लोगों के पास, तो उनके पास नहीं आते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम जब आए थे तब भी ये प्रथा थी, आज नहीं हुई है। जी हम आए थे 73 में, तो 73 में भी हमने ये देखा कि थानेदार साहब नाम बताते हैं कि आप जाके अमुक वकील साहब को कर लो तो आपका काम तत्काल हो जाएगा, अन्यथा आपका काम में विलम्ब होगा और काम नहीं भी होगा। और तो ये पुलिस ऐसा क्यों केसों होता में है? वो शुरू से यहीं से नहीं है। जी जी। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, हाँ हमने वहाँ भी वकील करे, सुप्रीम कोर्ट में भी वकील करे, तो वहाँ भी यही कहते थे कि आप इन्हें करोगे तो आपका काम जल्दी हो नहीं, जाएगा। तो इसके पीछे उन लोगों का कोई इंटरेस्ट रहता है उनका कि या interest- वो देख के करवाते हैं? उनका इंटरेस्ट रहता है, उनका ये इंटरेस्ट रहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सब काम मुझे मिले और कैसे मिले, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे मिले। पुराने ज़माने में जब हम दारा शाह साहब के यहाँ बैठते थे तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जी जी कि जो आते थे केस लेके, जी। यानी उनके केस तो होते ही, हाँ हाँ लेकिन वो दीगर लोगों के कि साहब इसका ज़मीन का ये केस है आप ले लीजिए, तो उस समय वो जो केस लेके आता था वो कुछ प्रतिफल नहीं लेता था उस समय, उस समय। लेकिन वो मुरब्बत में लाता था। लोग आज कहते हैं दलाल, जिसे हाँ आज तो कमीशन पे आता हाँ है वो केस। दलाल कहते हैं आज, क्या हम जी। उसे पैसा देते हैं वो लाता। लाता। ये हमारे यहाँ प्रथा कब से आई है? ये हमारे यहाँ प्रथा आई है 93 से। 92 का दंगा हुआ था, जी जी 93 में जो है हमारे यहाँ कुछ वकील साहबान के केसेस कम हो गए, जी जी तो अब उन्होंने क्या करा कि अगर मान लो अपन घर रहेंगे, कोर्ट जाएंगे, तो अपने पास केस कम आएंगे, क्योंकि 1-1.5 साल ये दंगे के टाइम में केसेस कम हो गए थे। जी तो फिर उन लोगों ने क्या करा कि थाने जाना शुरू कर दिया। थाने वालों में उनसे चर्चा करी विवेचकों से, कह रहे भाई आप हमारा नाम सुझा दिया करो, थोड़ा बहुत फीस में से हम आपको दे दिया करेंगे। तो वो इस तरीके से उन्होंने एक उनसे दोस्ती बना ली। तो तो क्या ये प्रैक्टिस सही है इस तरह की? ये प्रैक्टिस दलाली कहलाती है और बिल्कुल गलत है, और ये समाज के लिए एक कलंक है, और अधिवक्ता व्यवसाय के लिए इसको जो है बिल्कुल ही किसी भी तरीके से हजम नहीं किया जा सकता। कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या राजनीति का रास्ता वकालत से होके गुजरता है? सही है बिल्कुल। देश आज़ाद हुआ, वकीलों ने करवाया, वकीलों के प्रयास से हुआ, पूरा देश की जनता थी, लेकिन प्रयास करने वाले वकील और कवि और शायर थे कि जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। तो आज की जो परंपरा चल रही है, वकीलों को नेता इसलिए पूछते हैं कि वकील के पास पक्षकार आते हैं, ज़्यादा पक्षकार वकील के पास आते हैं, तो वो दीगर लोगों को न चुनकर वकीलों को चुनते हैं कि वकील के पास ज़्यादा पक्षकार आएंगे तो हमारा इमेज जो है ज़्यादा बनेगी। तो इससे नए लोगों को तो मोटिवेट होना चाहिए कि भाई हमें एक साथ दो मौके मिल रहे हैं, प्रोफेशन भी हो रहा है और साथ में राजनीति भी होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब केस लड़ते हैं तो दो वकील केस लड़ते हैं, तो किसी की हार होती है और किसी की जीत होती है, तो उस हार और जीत को हमें किस तरीके से लेना चाहिए? हार को क्या डूब जाना चाहिए हार के गम में, और जीत का क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? दोनों बातें सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन आज की परिस्थिति जो है अलग अलग होती है। किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ होती है। मेरी सोच ये है कि जब हम मुकदमा लड़ते हैं तो हम मन मस्तिष्क से ये सोचकर मुकदमा लड़ते हैं कि ये उसका मुकदमा नहीं है, मेरा मुकदमा है। तो जब मेरा मुकदमा सोच के लड़ते हैं तो हारते हैं तो मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, और ये मन करता है कि इसको कैसे जिताऊं। और दूसरी बात ये कि जैसे जब जीतते हैं तो उसमें यह खुशी होती है कि एक चीज़ उसमें हमने विजय पाई, तो विजय का जश्न बिल्कुल मनाना चाहिए। तो ये दो पहलू होते हैं सिक्के के, अलग अलग सोच है। हमारी सोच में हम कोई मुकदमा अगर हार जाते हैं तो हम उसकी निःशुल्क अपील करते हैं कि नहीं हम तुझे जिता के छोड़ेंगे। अदालत में देखा जाता है कि जैसे कोई केस है, उसी के जैसा कोई पैरेलल दूसरा केस आपके पास आया, तो उस केस को आप प्रेजेंट करने के लिए कोई तैयारी करते हैं या बगैर तैयारी के आप उसके लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो केस को आता है, कोर्ट जाता हूँ, पहले उसको पढ़ता हूँ पूरा। अगर सिविल है
तो दावा पढ़ता हूँ, जो दस्तावेजात हैं उनको देखता हूँ, और संबंधित जो कानून है, जिस विधि से संबंधित वो केस है, उस विधि को पढ़ता हूँ। उसके बाद कोर्ट जाकर उसकी पैरवी करता हूँ। और नए वकीलों के लिए भी मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप जो वाद है उसको पढ़िए, प्रतिवाद पत्र है उसको पढ़िए, जो दस्तावेजात हैं उनको पढ़िए, और जो संबंधित उससे संबंधित कानून है उसको पढ़िए। अगर कानून का ज्ञान नहीं होगा तो वाद पत्र प्रतिवाद पत्र से कुछ नहीं मिलेगा। तो उस कानून को पढ़िए और फिर न्यायालय में जाइए आप, तो आपको सफलता मिलेगी। जब भी कोई नया क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उससे कैसा व्यवहार करें कि केस भी हमारे पास रहे और हमें उससे एक अच्छा प्रतिफल मिल सके? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नए युवाओं को क्या करना चाहिए? उसके लिए अपनों को मेहनत बहुत करना पड़ेगी। जैसे आपको लेबर करना पड़ेगा, कानूनी ज्ञान पूरा आपको अर्जित करना पड़ेगा। जब कानूनी ज्ञान आपको पूरा अर्जित हो जाएगा और फिर आप किसी केस में खड़े होंगे और उसमें अगर आपको सफलता मिल गई तो एक सफलता से आपका नाम फैलेगा कि नहीं भाई इनको आप वकील करिए, अच्छा, ये आपको सफल कराएंगे। अगर वो सफलता नहीं मिलती, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपके पास कोई नया क्लाइंट नहीं आएगा। अच्छा, जो आएगा अगर वो भी असफल हो गया जी, तो वो निराश हो जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। तो अपनों को तैयारी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। सर एक बात बताइए, जो नए लोग प्रैक्टिस में आते हैं उनको तैयारी किस हिसाब से करना चाहिए? किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? पढ़ाई कैसी करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप कुछ सुझाएं। सबसे पहले तो उनको अपने पक्षकार से चर्चा करना चाहिए कि उसका केस क्या है, वो समझना चाहिए उससे, पक्षकार से समझने के बाद फिर जो दावा या पुलिस केस है वो पढ़ना चाहिए कागज़, फिर उससे संबंधित कानून को पढ़ना चाहिए, फिर जाकर न्यायालय में गवाही करानी चाहिए और उसी आधार पर बहस करना चाहिए, तो बिल्कुल सफल होंगे वो। और अगर ये नहीं करेंगे, निराश हो जाएंगे शुरू से ही, तो वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। नहीं तो कभी कभी जैसे तैयारी करने के बाद भी केस में उनको हार मिलती है, तो उसके लिए उस हार को पचाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो नेचुरल है साहब। देखिए, दो लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही। नहीं, नए वकील क्या डिप्रेशन में आ जाता है? नहीं, कहीं कमजोरी वकील की होती है। हाँ। कहीं आजकल पारदर्शिता नहीं रही कानून में, कानून हम पूरा बता नहीं पाते, पक्षकार जो बात कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, तो कुछ कमियां वो हो जाती हैं, तो इस वजह से हार जाते हैं। तो उस हार से डरना नहीं चाहिए। जब क्लाइंट आता है तो उससे बातें होती हैं, तो अपन कैसे महसूस करें कि ये क्लाइंट अपने से सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? वो उसकी बातचीत से, हाव भाव से, और उसके जो पेपर्स होते हैं, अगर दीवानी मामला है तो उसके जो कागज़ होते हैं, उन कागज़ों को देखने से अपने आप पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और क्रिमिनल का जहाँ तक सवाल है, फौजदारी के जितने भी मामले होते हैं उनको ना तो हम झूठा कह सकते ना सच्चा कह सकते, वो एक FIR पे होते हैं। अच्छा। कि जैसी FIR हमने कर दी वैसा पुलिस ने केस बना लिया। अब वो झूठा है सच्चा है ये तो वो जाने, रिपोर्ट करने वाला, और उसकी क्या परिस्थिति है वो जाने। अच्छा, कोई केस ऐसा है जिसमें हमें पहले ही लगता है कि इसका डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आएगा, तो उसको क्या आप छोड़ना पसंद करेंगे या चैलेंज एक्सेप्ट करके उससे लड़ना पसंद करेंगे? वो तो जब पेपर लेके आता है पक्षकार, उसी वक्त पता चल जाता है अपने पक्ष में केस है कि अपने खिलाफ केस है। नहीं तो अपने खिलाफ है तो आप उसको क्या करेंगे? उसे लड़ना और जीतना। मतलब जब भी कोई केस लड़ते हैं तो उसको ये सोच के लड़ते हैं कि मुझे जीतना ही है, और यही तो चैलेंज स्वीकार करना। आपका सबसे यादगार केस कौन सा रहा? तरावली मंदिर ट्रस्ट का। मैं सरकारी वकील था, कलेक्टर भोपाल प्रजापति थे। जी। उन्होंने स्पेशली केस की फाइल बेरसिया मेरे पास भेजी, जबकि सरकारी वकील उस वक्त हम 6 थे। अच्छा। उन 5 के पास नहीं भेजी, सब पहले से थे, मैं सबसे ताज़ा बना हुआ था। उनने वो फाइल मेरे पास भेजी कि ये केस जीतना है। क्या कभी किसी केस में आपको धमकी या दबाव या ऐसा प्रेशर पड़ा है जिसको आप पीछे हट गए हैं
तो इससे आप तो क्या सीनियर वकील हैं, तो आपने इस चीज़ से रिलीज किया होगा, तो आप नए लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? नए लोगों के लिए ये संदेश है कि धमकी भी मिलती है, प्रलोभन भी मिलता है, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए। नए वकील को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई धमकी दे तो नहीं डरना चाहिए, कोई पैसे का लालच दे तो नहीं डरना चाहिए। उसे अपना काम जो उसके पक्षकार ने दिया है वो ईमानदारी से करना चाहिए। जब वो काम अपना ईमानदारी से करेगा तो उसके पास केस ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे। जन साधारण में, लिटिगेंट्स में ये बात फैलेगी कि ये वकील साहब ईमानदार हैं, किसी दूसरे पक्ष से मिलते नहीं हैं, इसलिए उनका काम बढ़ेगा। कोई भी नया वकील जब अदालत में पहला कदम रखता है तो उसे किस तरीके से कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए, बार के सामने, या वकीलों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मजिस्ट्रेट से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इस बारे में आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने हमको सिखाया था कि जब कोर्ट जाओ तो जो कोर्ट की ड्रेस है वो पहनिए, बिना प्रॉपर ड्रेस के कोर्ट मत जाइए। जब मजिस्ट्रेट के सामने आप खड़े हों तो शालीनतापूर्वक सभ्य भाषा में उनको उद्बोधन कीजिए। अच्छा, क्या कभी किसी केस में आपकी किसी मजिस्ट्रेट से हॉट टॉक हुई है, और क्या नए वकीलों को मजिस्ट्रेट से हॉट टॉक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वकालत करना है तो हॉट टॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। बेरसिया बार में जब भी कोई प्रोग्राम हुआ था, संचालन लगभग आप ही के द्वारा होता रहा, और उस संचालन की शुरुआत आप शायरी से करते हैं, और नए वकीलों में भी आप फेमस हैं और उनसे मिलते जुलते हैं, तो लगभग आपकी जान पहचान शायरी के उससे हुई है। तो आप ऐसी कोई मोटिवेशनल शायरी युवाओं को जो प्रेरित हो, ऐसी कोई शायरी? जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। आज जो लोग हैं वो दूसरी सोच के हैं, पहले जो लोग थे वो दूसरी सोच के थे। पहले के लोग जो है ये सोचते थे कि कोई वकालत के पेशे में नया आता था, अगर कोई वो भूल करता था तो वो उसे समझाते थे कि नहीं, आपने इसमें ये तकनीकी भूल की है, आप इस प्रकार से करिए। आज के हालात ये हैं कि आज वकील साहब देखते हैं वो भूल कर रहा है तो वो कहते हैं कि और ज़्यादा भूल करो जिससे हमें लाभ मिले। और आज में जा रहा है तो और आज के ये हालात हैं। तो ये परिस्थिति जो है, हालात जो हैं ये बदल गए हैं। आज एक दूसरे की हम काट करना चाहते हैं, पहले हम एक दूसरे की काट नहीं करते थे। आज ये काट करना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है, अमुक व्यक्ति क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक हसद शब्द होता है वो कि हम एक दूसरे से जलते हैं, सीधी भाषा में। जबकि हमको ये सोचना चाहिए कि अपन अपने आप को इस योग्य बनाओ कि अपन को वो पूछें। अब आप कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों के लिए? हाँ, नए वकीलों के लिए है साफ संदेश कि जो भी युवा पीढ़ी है, जो नए लोग आ रहे हैं, नए नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन लोगों को बेरसिया में जो पुराने वकील साहिबान हैं उनके बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में मालूमात करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। और व्यवसाय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उनकी वाणी से ऐसी बात नहीं निकले कि वो सामने वाले को बुरी लगे या उसके मन को पीड़ा पहुंचाए। पक्षकार को भी बात करें तो ऐसी शालीनतापूर्वक, ऐसी सभ्य भाषा में बात करें कि उसे बुरी न लगे। रहा फीस का सवाल, तो फीस नए लोगों को एकदम से तो ज़्यादा मिलेगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उनसे फीस उस हिसाब से लें जो उनको, जिससे उनका गुजारा हो जाता है, तय करें, और उससे ज़्यादा कोई राशि ना लें, जिससे कि पक्षकार ये माने कि नहीं साहब, वकील साहब ने जो तय करा वो ही ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है। अगर ज़्यादा भी लेना है तो आप उससे बोल दो कि भाई अभी आप इतने दे दो, बाद में आप इतने दे देना, या आप जीत जाओ जब दे देना। तो इस हिसाब से पक्षकार से फीस तय करें। केस आएंगे, क्यों आएंगे नए वकीलों के पास? नए वकीलों के पास ऊर्जा है, नए वकीलों के पास एनर्जी, हमारे पास नहीं है। हम मोबाइल देख के एकदम खड़े होके वहाँ बहस नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी है लोग, एकदम मोबाइल देख के हम वहाँ धारा नहीं निकाल सकते।
एकदम मोबाइल देख के हम क्रॉस नहीं कर सकते। नया वकील क्या करेगा, लेगा मोबाइल, खोलेगा, नीचे देख लेगा क्या सवाल क्रॉस में पूछना है, वो क्लिक करेगा कि यार ये गवाह ये बोल लिया, क्या सवाल पूछना, खटाक से आ जाएगा ये पूछना है, हिंदी का है अंग्रेजी में का है हिंदी में आ जाएगा। तो वो जो है नए वकीलों को फायदा है, उनको उस ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अपने पक्षकार के प्रति उन्हें वफादार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसी और से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो सोच लो वो करो। अब एक सवाल जो रह गया था कि आपने कोई केस लड़ने से मना किया, तो वो मेरा सवाल आज भी है, मैं जैसे मना कर देता हूँ नहीं लड़ता केस। तो आपका इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा आज का यह भाग? अगले भाग में हम आपके प्रश्न भी शामिल कर सकें तो भेजिए आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं अगले भाग में फिर किसी नए अधिवक्ता महोदय के साथ। धन्यवाद।